जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी पीडीपी के इरादे गड़बड़ रहेंगे। सत्ता संभालते ही मसरत अफजल और राज्य के झंडे को लेकर पीडीपी ने जो किया है उससे भाजपा को आगे मुश्किल होगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने एजेंडे के अनुसार चलेंगे। पीडीपी भाजपा की साझा सरकार के लक्षण साफ है। केंद्र सरकार की हिदायतों व भाजपा के विरोध की अंततः अनदेखी होगी। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी सोच अपने रोड मैप के अनुसार चलेंगे, फिर भले उससे केंद्र की मोदी सरकार या भाजपा का फलूदा बनता हो तो बने। हाँ, भाजपा और केंद्र सरकार को आगे भी कड़वे घूंट पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल पेच मुफ्ती मोहम्मद की राजनीतिक बुनावट का है। वे कई मायनों में हुर्रियत की राजनीतिक एजेंडे वाली थीसिस देते रहे हैं। तभी उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अलगाववादियों उग्रवादियों को श्रेय दिया। फिर पीडीपी के विधायकों ने संसद पर हमले के साजिशकर्ता अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाया, उसके अवशेष को घाटी लिवा लाने की मांग की। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 4 साल से बंद मसरत आलम की रिहाई कराई। उनका ताजा निर्देश यह है कि जम्मू कश्मीर के झंडे को भारत के झंडे की तरह तरजीह दी जाए। भारत के झंडे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का झंडा भी हर इमारत पर फहराया जाए। यह राज्य की विशेष स्थिति को मजबूती देने का पीडीपी का नया दाव है। मतलब मंशा में मुफ्ती मोहम्मद भाजपा की परवाह नहीं करेंगे। शिवसेना ने पीडीपी के साथ सरकार बनाने पर भाजपा की आलोचना की है। बहुत संभव है कि संघ परिवार में भी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद के बयानों और उग्रवादियों की रिहाई को लेकर बेचैनी बने। तय है कि पीडीपी नेता और मुख्यमंत्री अपने एजेंडे के अनुसार कश्मीर में राज करेंगे। भाजपा की फिक्र उसके प्रति संवेदक रुख नहीं रखेंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और भाजपा की जो सरकार बनी और शुरुआत में जिस तरह के संकेत मिले, इससे आगे की क्या संभावना मानते हैं? किस तरह का आगाज हुआ है? ये जिस तरह का आगाज हुआ है उससे तो ये लगता नहीं कि इन्होंने 2 महीने में कोई ऐसा काम किया, जहाँ ऐसा होमवर्क किया कि जिससे वो एक पक्का एक मजबूत संगठन बना के और आगे बढ़े। मजबूत अलायंस। मतलब 2 महीने जो इन्होंने चुनाव के प्रोग्राम बनाया, चुनाव के बाद जैसा इन्होंने कहा कि बनाया, पर कि शुरू से ही लग रहा था कि और कोई चारा नहीं है, यही दोनों पार्टियां सत्ता में इकट्ठी आ सकती है और पीडीपी उसकी लीडर होगी। तो इसलिए ये जो संकेत भी आए हैं और जिस तरह की बयानबाजी हुई है और जिस तरह की बातें कही गई हैं और बगैर किसी ने पेपर वर्क देखे एक दूसरे पे कीचड़ भी उछाला है, तो ये कोई बड़ा ही आशाजनक संकेत नहीं है। दोनों को अपने कदम संभालने होंगे आगे बढ़ने नहीं। लेकिन इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ से या पीडीपी की जो अप्रोच है, भले अफजल गुरु हो या अभी जो वहाँ के कश्मीर के झंडे को लेकर अभी, या फिर जो अलगाववादियों की रिहाई का, तो पीडीपी के रवैये से ज्यादा दिक्कत है या भाजपा क्या का रवैया ज्यादा? भाजपा अनावश्यक रूप से ज्यादा रिएक्ट कर रही है। जी, भाजपा की नासमझी से ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ये भी एक बात स्पष्ट है। देखिए, पीडीपी का जो रुख है वो शुरू से स्पष्ट रहा है। पीडीपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी जानकारी अभी तक जो काम किया है। नहीं, अलगाववादी उसको। एक मिनट, जैसे अलगाववादी से अगर आपका ताल्लुक अफजल गुरु जैसे मामले का है तो वो एक अपने आप में अलग सा एक वाकया है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कांग्रेस ने भी वही हरकत की है जो पीडीपी ने की। नहीं, वो भले की हो, लेकिन एकदम आते ही सरकार की शपथ के साथ ही मुफ्ती मोहम्मद ने जिस तरह से उसकी रिहाई करवाई है, फिर उनके विधायकों ने अफजल गुरु का जो कहा है, तो एकदम आते ही इनके बाद में भी काम हो सकते, तो लेकिन वो आते ही अपने एजेंडे पे तो लगे हैं। देखिए, ये तो फाइल जब सामने आई होगी कर दिया, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये है भी है कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को ऐसे नहीं रखा जाएगा, और आई मीन जब तक उनके अगेंस्ट कोई केस ना हो। और दूसरा ये कि ये भी स्पष्ट है कि हर स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया जाएगा राज्य में शांति बहाल करने के लिए। तो हर वो नागरिक जो स्टेट सब्जेक्ट है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को कहा जाता है, तो उसको तो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ये गलती जरूर हो सकती है कि पीडीपी की तरफ से, कि पीडीपी को भाजपा
कि जो भी मंत्री हैं उनको स्पष्ट कर देना चाहिए था कि ये वो करने जा रहे हैं। मतलब भरोसे में भाजपा को लेना चाहिए था सिर्फ इस वाक्य के लिए, इस वाक्य के करने, क्योंकि मुफ्ती बहुत ही एक्सपीरियंस अनुभवी आदमी हैं, तो उनको ये समझना चाहिए था कि इसका रिएक्शन भाजपा में हो सकता है। अभी की बात में जो बातें पता लगी उससे ये स्पष्ट है कि भाजपा को जानकारी थी कम से कम केंद्रीय सरकार को। खुद राजनाथ सिंह मान गए हैं संसद में कि उनको डिटेन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि फ्रेश चार्जेस फ्रेम करने पड़ते। नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आपके अनुसार क्या ये नहीं लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा बहुत बड़ा है और वो एजेंडा एक तरह से हुर्रियत के या इन नेताओं की तरह से उनका राजनीतिक एजेंडा एक तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हुए लगते हैं कई मामलों में? नहीं, हुर्रियत का एजेंडा तो बहुत स्पष्ट है। हाँ, नहीं तो उनको हुर्रियत को मनाने की कोशिश में वो लगते नहीं लगते। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब पीडीपी ने कोई ऐसा अभी तक केस सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने एक्सेशन को चैलेंज किया हो। वो एक्सेशन के विरोधी नहीं है। वो इंडियन फेडरलिज्म में के अंदर ही कोई ऐसा हल निकल जाए जिससे कि राज्य में शांति हो, ऐसा उनका नहीं। ये एक बाहर ये परसेप्शन कि इसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा राष्ट्रवादी या ज्यादा वो इस तरह के वो हुर्रियत और ये अलगाववादियों का जिस तरह का कि चुनाव के लिए भी उनको श्रेय दिया, ये काम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं करते। वो जरूर ही एक ऐसा बयान था जो मुफ्ती साहब अवॉइड कर सकते थे, उसकी उस वक्त पे कोई जरूरत नहीं थी और वो बिल्कुल सही भी नहीं है, जो वो भी जानते होंगे, क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तो आपके अनुसार मुफ्ती मोहम्मद का एजेंडा क्या लगता है? नहीं, एजेंडा उनका यही है कि वो जैसा बीजेपी के साथ में जैसे भी वो सरकार चलाए एजेंडा है उनका, ये अपनी राजनीति पहले वो साधेंगे। नहीं, वो तो मेरे ख्याल यही समझते हैं, वो प्रैक्टिकल आदमी भी हैं। वो जैसा मुझे लगता है कि वो यही समझेंगे कि बीजेपी के साथ ही सरकार चले, क्योंकि उनको केंद्रीय सरकार का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। उसके बगैर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात जो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो जम्मू का एक बहुत बड़ा वर्ग, जम्मू क्षेत्र का भाजपा प्रतिनिधित्व करती है उसका, तो उसका सहयोग भी वो चाहते हैं। नहीं, उनको चाहिए, नहीं तो सरकार चलना मुश्किल हो जाती। पर भाजपा को यहाँ तक की तरफ से ये कमजोरी है कि भाजपा का जो घाटी के बारे में जानकारी है, जो वहाँ की राजनीति है, इतिहास है और जो लोगों की पल्स है, उसकी कोई पकड़ नहीं। मतलब ये कि इस संकट का एक कारण ये भी कि भाजपा की जो केंद्रीय लीडरशिप है उसमें घाटी की समझ वाले लोग नहीं है, नेता नहीं है। केंद्रीय और स्थानीय दोनों में ऐसा कमी है जो घाटी में ज्यादा कहीं सक्रिय भी रहे हों। तो जैसा आपने देखा कि उनके ज्यादा एक को छोड़ के सभी उम्मीदवारों की जमानत तक भी जब्त हो गई। नहीं तो घाटी में आपके अनुसार पहले ऐसे कौन थे भाजपा के समझदार जो कि घाटी की समझ रखते थे? मैंने जो पिछले चंद दशकों में देखा है उसमें मुझे बलराज मधोक, किशन लाल शर्मा जी, केदारनाथ साहनी जी, ये लोग काफी जानकारी। लेकिन इसमें और इनमें उस वक्त इनकी एक और बात थी कि इनके एक बड़े नेता टीकालाल टपलू भी जिंदा थे और वो बाद में वो शहीद हो गए मिलिटेंट्स के हाथों, पर वो घाटी के ही रहने वाले थे। अभी कि उनका जोर ज्यादा नहीं था, पर वो वहाँ की जानकारी रखते थे। नहीं, पर इस मामले में बहुत हैरानी की बात होगी ये कि बलराज मधोक ने एक लेख लिखकर इसका जो इस पूरे बीजेपी के ऊपर और मुफ्ती दोनों के ऊपर कहा कि ये दोनों गलत चल रहे हैं। नहीं, बात देखिए, ये भी एक और अचंभे की बात है। वो जानते हुए भी वो लोग कई बार अनजान बनते थे कि स्थिति कैसी है और क्या है, और क्योंकि वो उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी थी वो उसको नहीं, लेकिन उस पे वो कायम रहते थे। नहीं तो भाजपा की आइडियोलॉजी के नाते मुफ्ती मोहम्मद कुछ लचीलापन दिखाएंगे या मुफ्ती मोहम्मद अपनी आइडियोलॉजी अपने एजेंडे पे चलेंगे? नहीं, एजेंडा क्या हो सकता है उनका? जो वो राजनीतिक जो ब्लूप्रिंट है उनका, एजेंडा फॉर अलायंस है, उसमें ज्यादातर बातें वो सीएमपी पर में सिमटे रहेंगे, उससे बाहर का अपना पुराना उसमें नहीं जाएंगे। नहीं, उसमें लिखा हुआ है ये सारा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो मतलब जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। आपका मानना है कि ये चलेगा मामला? आगाज अच्छा नहीं है, तो इसलिए अब ये स्थिति नहीं हो सकती कि आदमी ये स्पष्ट ढंग से कह सके कि ये चलेगा। एक ही मुद्दे पे ये लुढ़क भी सकता है। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।